Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the question number 9. We don't need to solve the question number 8 because sir has skipped it. So let's try to discuss the question number 9 and solve it. Following data basically are the financial statements of A Limited and T Limited for the current financial years, both the firms in the same industries. डाटा दिया गया है हमें ए लिमिटेड का और टी लिमिटेड का, और इसमें बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके मतलब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली सारा डाटा गिवन है इन सब का, ए लिमिटेड का, टी लिमिटेड का। एसेट्स गिवन है, एसेट्स गिवन है, इनकम स्टेटमेंट्स गिवन है हमारे पास, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है, डिविडेंड पेमेंट रेशियो गिवन है, यानी कि कितना कंपनी डिविडेंड पे कर रही है अपनी अर्निंग्स का, वो 40% कर रही है, वो 60% कर रही है, और मार्केट प्राइसेस गिवन है हमारे पास। Assume that the two firms are in process of negotiating a merger through an exchange of equity shares। मर्ज करने जा रही है किसके तरीके से? एक्सचेंज शेयर को, इक्विटी शेयर्स को एक्सचेंज करके। They have been asked to assist in establish equitable exchange terms and are required to, हमसे क्या रिक्वायर किया जा रहा है कि decompose the share prices of both the companies into EPS, यानी कि जो शेयर प्राइसेस है ना उनको किसमें डिकम्पोज कर दे। अब देखो कैसे डिकम्पोज, दो कंपोनेंट्स में कैसे कंपोज या डिकम्पोज हो रहा है। जो मार्केट प्राइस है वो किसकी इक्वल होती है? प्राइस अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय ईपीएस, इसकी इक्वल होता है ना फार्मूला। तो ये कह रहा है इन दोनों कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि हमें अभी ईपीएस भी फाइंड करना है और प्राइस अर्निंग रेशियो भी फाइंड करनी है। एंड आल्सो एग्रीगेट द ईपीएस फिगर इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। ईपीएस की फिगर को कहाँ एग्रीगेट करना है? रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि ये भी फाइंड करना है। एंड और बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि चार चीजें फाइंड करनी है रिक्वायरमेंट फर्स्ट में। ईपीएस फाइंड करना है, प्राइस अर्निंग रेशियो फाइंड करनी है, आरओई फाइंड करना है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और बुक वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर फाइंड करनी है। लेट्स फाइंड आउट। अब ईपीएस का फार्मूला हमें पता है क्योंकि हम विदाउट कर रहे हैं बिफोर मर्जिंग के। अभी मर्जिंग की उसने ईपीएस पोस्ट मर्जर नहीं पूछा, तो इसको अलग अलग पूछा है, तो हम सबसे पहले ईपीएस फाइंड करेंगे ए लिमिटेड का फिर टी लिमिटेड का। फार्मूला हमें पता है, ये सिंपल फार्मूला, क्योंकि विदाउट मर्जिंग है तो ईपीएस कैसे आएगी? अर्निंग पर शेयर एब्रीवेशन है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स, तो पर शेयर की अर्निंग आ जाएगी। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में आपको गिवन है ए लिमिटेड की 2,10,000 और नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस को ऊपर रखा, नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड किया, आपको पता लग गया 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 2.1 ईपीएस आ गया हमारा बिफोर मर्जिंग ऑफ ए लिमिटेड। सेम एज इट इज शोन, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस गिवन है, टी लिमिटेड की नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, उसको डिवाइड किया तो ईपीएस आ गया टी लिमिटेड का। अब मार्केट प्राइस उसने हमसे पूछी है, नहीं उसने हमसे उसके बाद क्या पूछा था? उसने उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो पूछी है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाई ईपीएस, जो हमने स्टार्टिंग और सेकंड वीडियो में हमने ये कहा था कि उसका फोकस रखना है फॉर्मूला पे। तो उसी से एक फॉर्मूला बनता है, प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। मार्केट प्राइस क्वेश्चन पे गिवन है, हमने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखी थी 40 है इसकी और उसकी 15 है। मार्केट प्राइसेस को मैंने रखा ऊपर और डिवाइड कर दिया इनकी ईपीएस पे। तो मार्केट प्राइस इसकी 40 थी, इसका ईपीएस कितना था? 2.5, 40 डिवाइडेड बाय 2.1 इज गोइंग टू बी 19.04। सेम इज इट इज विद दिस केस, 12.12 टाइम्स आ गया इसका ईपीएस और इसका उस प्राइस अर्निंग और इसकी प्राइस अर्निंग। ठीक है, अब आरओ बेसिकली क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसका फार्मूला हमें याद करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द ओनर इक्विटी। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो कंपनी की है उसको डिवाइड कर देंगे किस पे? ओनर इक्विटी पे। तो ए लिमिटेड की अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 2,10,000 है और इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। टी लिमिटेड की 99,000 है और इसके शेयर्स कितने हैं? बेसिकली 2 लाख। ठीक है, 8 लाख सॉरी, जैसे कि इधर दिए हुए हैं शेयर्स, ये दिए हुए हैं 80,000 है सर, सॉरी, और ये है 1 लाख, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस को इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाती है? हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज आ जाती है। उसके बाद हमने पूछा बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का फार्मूला ये है कि जो कॉमन इक्विटी है ना उसको डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ शेयर्स पे। कॉमन इक्विटी मींस क्या? कि बेसिकली जो हमारे पास शेयर्स है ओनर इक्विटी के, तो कॉमन इक्विटी 12 लाख थी, उसकी 8 लाख है, उनको डिवाइड कर दें उनके नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो हमारे पास एक शेयर की बुक वैल्यू पर शेयर आ गई। रिक्वायरमेंट नंबर 2, वो कहता है एस्टिमेट द ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर ईच फर्म्स, यानी कि ग्रोथ रेट क्या है उनके ईपीएस का,
उनके ईपीएस में कितनी ग्रोथ रेट हो रही है। देखो ग्रोथ कितना हो रहा है, कितनी परसेंटेज के साथ। अगर एक कंपनी 40% रख रही है ना, डिविडेंड पे कर रही है, तो वो कितने परसेंट रख रही है, 60%। इस चीज़ को आप मतलब 100% हर चीज़ होती है ना। अब देखो डिविडेंड कितना पे कर रही है, 40%, तो कितने परसेंट ये रिटेन कर रही होगी, 60%। अब इसको देखते हैं। ग्रोथ रेट का फार्मूला सो सिंपल है कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो जो हमारे पास होती है, यानी कि देखो इक्विटी पे हमें जो रिटर्न मिल रहा है ना, उसको आप अपने रिटेंशन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ग्रोथ रेट आ जाता है। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो जो हमें इक्विटी पे रिटर्न मिल रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दे रिटेंशन रेशियो के साथ। रिटेंशन रेशियो बेसिकली क्या है, रिटेंशन रेशियो मतलब कि कितना कंपनी रिटेन कर रही है। तो एक कंपनी वन मैक्सिमम अमाउंट माइनस उसका डिविडेंड पेमेंट रेशियो, यानी कि जितना वो पे कर रही है। तो वन में से यानी कि 100 में से आप अगर 40 माइनस कर लो, या आप वन में से 0.40 माइनस कर लो, तो 0.60, यानी कि रिटेंशन रेशियो ए लिमिटेड कितना रिटेन कर रही है, 0.60, और टी लिमिटेड कितना कर रही है, 60%। 40% क्यों, क्योंकि टी लिमिटेड कितना पे कर रही है, 60% पे कर रही है, तो बाकी वो क्या कर रही है, रिटेन कर रही है। तो अब रिटर्न ऑन इक्विटी हमने फाइंड किया हुआ था, मल्टीप्लाई कर देंगे रिटेंशन रेशियो दोनों कंपनी के साथ, तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट ये पूछा है, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग synergies, A Limited estimate that the intrinsic value of T's equity share would be rupees 20 per share on its acquisition. You are required to develop a range of share would be rupees 20 per share on its acquisition, and you are developed to range of justifiable share exchange ratio can be offered to A Limited and T Limited। देखो ये देखें, ये लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग साइनर्जीज, यानी कि सिनर्जी के फैक्ट्स के बेस पे ए लिमिटेड एस्टिमेट करती है कि टी लिमिटेड की जो शेयर की प्राइस है वो कितनी होगी, 20। बट इन रियलिटी उसके शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है, 15। बट वो अब क्या कह रहा है, कितनी होगी, 20 होगी, यानी कि सिनर्जी का फैक्ट आ गया। तो हमें से क्या रिक्वायर किया गया है कि डेवलप करें अब अपनी इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशो, यानी कि शेयर एक्सचेंज रेशो हमने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, exchange ratio, ये लिखा हुआ है, you are required to find out the exchange ratio that can be offered by A limited to two limited shareholders, और ये भी बताना है कि वो अपर लिमिट के करीब है या लोअर लिमिट के करीब है। तो सिंपल है, एक दफ़ा सिनर्जी का फैक्ट के साथ एक्सचेंज रेशियो फाइंड करेंगे, और एक दफ़ा दूसरे फैक्ट के साथ। देखिए एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अब देखिए जी, टारगेट कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर्स की कितनी है, 15, और एक्वायरिंग की कितनी है, 40। तो एक्सचेंज रेशियो कितनी है, 0.375, यानी कि 37.5। और सिनर्जी के फैक्ट में उसने कहा था कि उसके शेयर की वैल्यू 20 और इसके 40 ही रहेगी, तो 0.50। अब देखें ये 37.5 है, यानी कि 0.375, ये लोअर लिमिट के पास है और ये अपर लिमिट है, यानी कि ये हाईएस्ट है और वो लोवेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट उसने हमसे ये पूछा है रिक्वायरमेंट नंबर 4 में, कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर ईपीएस बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेशियो ऑफ 0.41, यानी कि 0.41 जो एक्सचेंज रेशियो है ना, उसके बेस पे हमने ईपीएस फाइंड करना है। इंडिकेट द इमीडिएट ईपीएस असर्शन और ड्यूरेशन इफ एंड दैट अकर फॉर ईच ग्रुप ऑफ शेयर। हर शेयर होल्डर के ग्रुप के बात करनी है उस हिसाब से कि बेसिकली उनको मुनाफा हो रहा है, असर ये वाला एक्सीलेशन और डिल्यूशन हो रही है, यानी कि नुकसान हो रहा है, एक्सीलेशन और डिल्यूशन। एक्सचेंज रेशियो क्या होगी, 0.4। फॉर्मूला पोस्ट में जो डीपीएस का लग गया, 2,10,000 प्लस 99,000 अर्निंग जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय शेयर जिसके 1 लाख रहेंगे, और इसके शेयर बेसिकली क्या है, 80,000 शेयर थे जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन था। यहाँ पे गिवन था हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए 8 लाख थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो कितने थे, 80,000 शेयर थे। 80,000 शेयर और एक्सचेंज रेशियो ने बताइए कितनी होगी, 0.40। तो 80,000 को 0.40 को तो मल्टीप्लाई को 32,000 हमारे पास आ जाता है। सॉर्ट आउट करके ये हमारे पास 2.3049 आ गया। अब हमने ये देखना है कि मुनाफा हुआ है शेयर होल्डर को, यानी कि एसोसिएशन हुई है या डिल्यूशन हुई है। तो अगर हम ए लिमिटेड की बात करें, तो ए लिमिटेड का पहला ईपीएस कितना था, 2.1, और अब उसका मर्ज होने के बाद ईपीएस कितना हो गया है, 2.3409। तो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को बेसिकली क्या हुआ, बेनिफिट हुआ है 0.2409 का। अगर टी लिमिटेड की बात करें, तो टी लिमिटेड का पहले ईपीएस था 1.2375। अब देखें, ये चेंज इन ईपीएस नहीं आएगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। जब कंपनी चेंज इन ईपीएस तब होता है जब कंपनी एक शेयर के बदले में एक शेयर इशू करती है, यानी कि पहले अर्निंग उनकी 50,000 शेयर पे थी,
2.1, इसकी देखो ना 100,000 पे 2.1 थी एक शेयर की प्राइस अर्निंग। अब इतने ही शेयर पे उसकी कितनी अर्निंग है? 2.3409, ये जो गिवन है। तो इस हिसाब से बेसिकली उसका ईपीएस चेंज होता है। और अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो इसके 80,000 शेयर के बदले में हमने कितने शेयर इशू किए? 32,000। तो इधर चेंज इन ईपीएस नहीं निकलेगा, इधर क्या निकलेगा? इक्विवेलेंट ईपीएस। तो इक्विवेलेंट ईपीएस का फार्मूला क्या है? या एक सिंपल सी चीज़ है, जो हमारे पास ईपीएस एम आया होता है ना, उसको एक्सचेंज रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि पहले उसका 1.2375 था, अब उसका इसके बराबर ईपीएस कितना होगा? इतने शेयर के बराबर। तो बेसिकली एक शेयर पे इसका ईपीएस कितना है? इतना। और एक शेयर की रेशो कितनी है? एक्सचेंज रेशो इतनी। तो इसका ईपीएस कितना होगा? इक्विवेलेंट 0.936। यानी कि अब उसका ईपीएस क्या हो गया? खत्म, कम हो गया। अब इसका ये हिसाब होता है कि जब इक्विटी शेयर इक्वल ना हो, एक्सचेंज रेशो 1/1 नहीं है, तो हम दूसरी सूरत में इक्विवेलेंट ईपीएस फाइंड करते हैं टारगेट कंपनी के लिए। ओके, हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर 5, उसने हमसे ये पूछा है, बेस्ड on 0.51 exchange ratio and assuming A's pre-merger price earning ratio will continue after the merger। यानी कि जो ए कंपनी है उसकी प्री मर्जर प्राइस अर्निंग जो रेशो हमने फाइंड की थी क्वेश्चन में, वो कहता है यही उसकी आफ्टर मर्जिंग रहे प्राइस अर्निंग रेशो। एस्टिमेट करे द पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, शो द रिजल्टिंग एक्सीलरेशन और डिल्यूशन इन द प्री मर्जर मार्केट प्राइस। वो कहता है कि अगर यही हमारी प्राइस अर्निंग रेशो ए कंपनी लिमिटेड की जो हमने यहाँ पे फाइंड करी थी, जो है 19.04 टाइम्स, अगर यही उसके मर्ज होने के बाद रहे, तो आप फाइंड करें मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जिंग, और फाइंड करें कि उनको मार्केट प्राइस में कमी हुई है या ज़्यादा हुआ है। तो फाइंड करते हैं मार्केट प्राइसेस का फार्मूला, हमें पता ही है क्या होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं ईपीएस के साथ। ये मार्केट प्राइस 40 हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी मार्केट प्राइस 15 हमें क्वेश्चन में गिवन है बिफोर मर्जर। तो ये तो वैसे फार्मूला के तौर पे अगर आप ऐसे भी फाइंड करना चाहो तो कर सकते हैं। कैसे? 2.10 हमारे पास ईपीएस था जो हमने फाइंड किया, ये देखें, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ 19.05 के साथ। तो ये उस हिसाब से हमारे पास मार्केट प्राइसेस पहले ही गिवन है। मार्केट प्राइसेस आफ्टर मर्जर कैसे आएगी? ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना है? 2.3409, ये गिवन है। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? प्राइस अर्निंग रेशियो को। कुछ ने कहा ये सेम ही रहेगी, तो उसको बेसिकली उसकी मार्केट प्राइस मर्ज होने के बाद कितनी बन जाती है? 44.46, यानी कि 44.46। तो पहले उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी? 40। उसका अब क्या हुआ है? एसिलेशन हुआ है, यानी कि उसको बेनिफिट हुआ है। और अगर ये कम होती तो डिल्यूशन होना था उसके लिए। अब मार्केट प्राइस 15 थी इसकी, जो टी लिमिटेड है। अब आफ्टर मर्जिंग मार्केट प्राइस कितनी बन रही है? 44.46, यानी कि मर्ज होने के बाद कितनी मार्केट प्राइस बन गई है? 44.46। ठीक हो गया। तो अब उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेशो के साथ। अब इधर भी हमने प्राइस अर्निंग के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि कंपनी की अपने जस्ट अपने सिर्फ बेसिकली शेयर्स भी साथ उसने खोए हैं। उसने 80,000 शेयर्स के बदले में 32,000 शेयर्स लिए हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशो तो होती है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जिंग वाली लेनी है और उसको ईपीएस पे डिवाइड करना है। तो ईपीएस एक्सचेंज रेशो पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए ये टारगेट कंपनी के लिए क्या यूज़ होगा? मार्केट प्राइस आफ्टर एम मल्टीप्लाई विद एक्सचेंज रेशो। और एक्वायरिंग के लिए सेम फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि उसके शेयर्स उतने ही रहे हैं और इसके शेयर्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो उसकी अर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। उतनी अर्निंग तो नहीं ना रहेगी। अब शेयर्स पहले हम 80,000 पे डिवाइड कर रहे थे, अब उसको 32,000 पे कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्सचेंज रेशो के साथ करते हैं। ये थे 17.784, यानी कि ये इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस आ गई। पहले कितनी थी? 15। तो इसको भी क्या हुआ? बेनिफिट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।